बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट डिक्लेरिया जौहर इकबाल, सबसे पहले तो मैं तमाम साफ़ी हज़रात से जो है माज़रत ख़्वाह हूँ कि हमारा प्रेस का जो टाइम था वो 4 बजे था, लेकिन आपके इल्म में है कि बाहर पूरा शहरी सरापा एहतजाज हुआ है कि तमाम जो है वो रोड्स बंद हुए हुए हैं, रक्शे से लेके पेट्रोल वालों तक, और सब जो है वो इस गवर्नमेंट के ऐसे उसके अंदर आ गए हैं कि जिसके अंदर किसी को भी जो है ये नहीं पता चल रहा है कि कारोबार ज़िंदगी चलेगा कैसे, और जो कारोबार चल रहे थे वो भी जो है वो बंद होने की नौबत पर चले आ रहे हैं। तो मैं अपना तारुफ़ कराता हूँ अपने तमाम रियल इस्टेट एसोसिएशनों का जो कि कराची भर से आए हुए हैं। सबसे पहले नादिर ओज़ा साहब हैं, बहरिया टाउन डीलर एसोसिएशन, नादिर ओज़ा बहरिया टाउन डीलर एसोसिएशन। उसके बाद मेरे सैफुद्दीन भाई हैं, आल नाज़माबाद रियल इस्टेट एसोसिएशन के सदर हैं। इसके बाद जो है ये फ़खर साहब आ गए हैं, मेमार एसोसिएशन के सदर हैं, आइए, इस जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके साथ साथ मेरे तमाम रियल इस्टेट के मुअज़्ज़िज़ मेंबराने डिक्लेरिया रियल इस्टेट एसोसिएशन के नुमाइंदगान, मेरे चेयरमैन, मेरे साबिक सदूर, जनरल सेक्रेटरी, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, आज जो हम यहाँ आपके सामने अपनी गुजारिशात लेकर आए हैं, और आप प्रेस के थ्रू जो है ये गुजारिशात हम प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और तमाम अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहते हैं कि आज डिक्लेरिया और शहर के मुख्तलिफ नुमाइंदगा एसोसिएशन के रहनुमा यहाँ जमा हैं। फाइनेंस बिल 2023-24 रियल इस्टेट के हवाले से सिर्फ हम बात करना चाहते हैं। रियल इस्टेट के अंदर अब तक आज के दिन तक किसी भी चीज़ है वो क्लियर नहीं हो सकी। पिछले 3 महीने से जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो बंद हुई हैं। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं कर रहा, इदारे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, ना 7E के ऊपर जो है वो कोई चीज़ अब तक जो है क्लियर हो सकी है, ना टैक्सेस के ऊपर क्लियर हो सकी है, और टैक्सेस का इस हद तक जो है बढ़ा देना कि जिसके ऊपर कारोबार ज़िंदगी जो है वो चलना मुहाल हो गया है। मतलब पहले ही टैक्सेस इतने थे कि देखिए, और इसका जवाब सिर्फ हमें ये दिया जाता है कि जी IMF की तरफ से है। IMF ये कहता है, तमाम TV चैनल्स भी यही रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी IMF ये मंजूर नहीं कर रहा, IMF ये करने नहीं दे रहा, IMF ये चीज़ अप्रूव नहीं कर रहा। IMF कहीं ये नहीं कहता कि आप इस सेक्टर को बंद कर दो और इस सेक्टर को चला दो। IMF सिर्फ ये कहता है कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट करो। ये एक कॉमन फिनोमेना है पूरे दुनिया का कि अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज देने के लिए आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जिससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता था आपका। आपने उस सेक्टर को पूरे साल जो है इसको चलने ही नहीं दिया। पिछले तमाम उस एतबार से जो है वो हम आपके सामने आते रहे हैं, गुजारिशात करते रहे हैं, कुछ मंजूरियाँ होती रही हैं, कुछ सिलसिले जो है वो चलते रहे, लेकिन इस 11 महीने में हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। हम लोग इस वक्त जो है वो किसी किस्म का जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इवन ये कि जो बजट के अंदर चीज़ें दी जाती हैं वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। बजट के अंदर जो चीज़ें दी गई थी वो आपके सामने है कि वो रिलीफ दिया गया था, गो कि आपको ये पता है कि हम इस वक्त मुल्क की हमारी सूरत हाल किस तरह का है कि जनाब हम एक डॉलर के लिए जो है वो तरस रहे हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है इसी बजट स्पीच में जो है इसाक डार साहब ने ये रिलीफ दिया था कि वो $1 लाख जो है वो पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। उस $1 लाख को ख़त्म कर दिया गया, और जो कि पहले $50 लाख था लेकर आने का, 50,000 तक लेके आ सकते थे, उसको लाख किया था ताकि रेमिडेंस जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बढ़े, और जब वो बढ़ता तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसका 70 to 75% रियल इस्टेट में लगता है, वो भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक तसव्वुराती रेंट जो है जिसको डीम रेंटल टैक्स कहा जाता है वो लागू कर दिया गया प्लॉट के ऊपर। जबकि मैं आपसे अपनी एसोसिएशन जो कि डिफेंस क्लफ्टन की है, डिफेंस के अंदर जो है एक सोसाइटी किसी भी प्लॉट को रेंटल करने का परमिशन ही नहीं देता। डिफेंस की कोई प्रॉपर्टी भी जो है प्लॉट की मद में हो वो रेंटल हो ही नहीं सकती।
क्योंकि जब तक उसकी तमाम प्रोसेस मुटेशने और लीज ना हो और बंद ना जाए वो रेंटल नहीं हो सकता। उस पर भी तस्वुराती रेंट जो है वो लगा दिया गया। और इस वक्त ये सारे शहर के जो है वो एसोसिएशनें आपके सामने बैठी हुई हैं। हम इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ ये अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और अरबाब इख्तियार से कि खुदारा काम को चलने दीजिए। जो सेक्टर चल रहा है उससे रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके निकालिए। हम जो है तमाम के तमाम लोग मुब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स से कोई इनकारी नहीं है। हम तो वो लोग हैं कि जो लाखों की तादाद में हम जो है वो 20,000, 25,000 या 5 लाख या 10 लाख नहीं है। हमारी तादाद कराची से खैबर तक 25 से 30 लाख लोगों की है। तो ये 25 से 30 लाख लोग जो एक कारोबार से मुंसलिक हैं, और पिछले सालों में और इन सालों में हम ये कहते रहे हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर एक इंडस्ट्री का दर्जा इख्तियार कर चुका है और हम एक इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे कि हमें लोन अप्रूव्स हों, हमारे काम चलें। वो तमाम चीज़ें भी जो है वो ख़त्म करके हम पे नए टैक्सेस लागू कर दिए गए, और नए टैक्सेस इस सिम से लगा दिए गए कि किसी को कोई रिलीफ नहीं है। इवन ये कि जो पहले 50 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड था, इस्तिस्ना था, उसमें हम कहते हैं कि उसको 70 लाख रुपए कर दिया जाए, क्योंकि जितने भी गरीब गुरबा आबादी हैं या जो भी लोग हैं जिनको जो है विरासत में मकान मिलता है या ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, उन पे भी 18.5% टैक्स लगा दिया गया है। तो ये इस तरीके कार से किस तरीके से चल सकेगा? मेरी सिर्फ़ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट है तमाम अरबाब इख्तियार से कि खुदारा जो सेक्टर चल रहा है उसमें इस्लाहत कर लीजिए। इस्लाहत से आपको कोई नहीं रोकता। हम ये कहते हैं कि जो पुराने टैक्सेस लगे हुए थे उनको रहने दीजिए, और इस बजट को क्लियर तो कर दें, हमें बता तो दें कि भाई 7 ही नहीं है, ये 7 ही इस तरीके कार से। और ये जो है जो आपने 18.5% मतलब 18.5% आप देखें कि अगर कोई शख्स 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके ऊपर वो क्यों जो है वो 18.5% देगा या प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगा या उसको रेंटल पे देने की कोशिश करेगा। बैंक के अंदर अगर वो 1.5 करोड़ रुपए रखता है तो उसको साल के जो है 22 लाख रुपए वैसे अब बैंक दे रहा है। तो कौन सा जो है कारोबार यहाँ चल सकता है जिस पे आपने इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% कर दिया है, 3% बैंक अपना जो है वो चार्जेस ले लेता है, 1% SRB और वो सारा कुछ मिल के ले लेते हैं, तो 25% पे यहाँ पर कौन सा काम और किस तरह होगा? तो ये लाखों लोगों को हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रेस से रिक्वेस्ट है, तमाम प्रिंट और जो है सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम आपसे पुरअमन अपील करते हैं। हम सब कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार से बंद होने की वजह से तंग आकर आपके सामने पेश हुए हैं, आपके पास आए कि आप हमारी आवाज़ बन जाएं, क्योंकि हम ना हम रक्षे वालों की तरह से जो है वो पूरे जो है एरिया बंद कर सकते हैं। आपने देखा कि आज मैं जो है 3 किलोमीटर पैदल चलकर इस प्रेस क्लब तक आया हूँ कि तमाम इसके सराउंडिंग में जो है वो रक्षे वालों ने बंद कर दिया है कि जी हमारे चालान 4,000 रुपये कर दिए हैं। तो ये भी हम नहीं कर सकते। हमारे कारोबारी लोग हैं, हम हर एक के साथ जो है वो खड़ा होना चाहते हैं। हम वो फोर्स हैं 20 से 25 लाख जो विदाउट किसी भी कमीशन के एडजस्ट हुए हुए हम इनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हम SRB के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम FBR के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम DNF BP के अंदर जो है रजिस्टर्ड है उनका काम कर रहे हैं, मगर हर चीज़ हम कर रहे हैं और हमारा ना कमीशन रजिस्टर्ड है, ना हमारी कोई कौंसल बनाई जाती है, और हम पे ऐसा शब खून मारा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का काम इस तरह का हो गया है कि जिस तरह कभी प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान में हुई नहीं। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं जिससे हम 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांगते हैं, वो पूरा का पूरा दुबई जो है 30 से 35 साल में आप देख लें कि कहाँ खड़ा हो गया है। सिंगापुर आपके सामने है, इंडिया आपके सामने है, मलेशिया आपके सामने है, इंग्लैंड आपके सामने है। टैक्सेस देने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो है ओवरनाइट जो है जो आप लोग पॉलिसीज चेंज करते हैं और आप जो है इतने इस तरह के टैक्सेस जो कि बेरेबल ही नहीं है, ना कोई बेच सकता है ना कोई ख़रीद सकता है। हम आज इस सूरत हाल में हमारी रिक्वेस्ट जो है तमाम अरबाब इख्तियार से, प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से और सबसे ज़्यादा आप लोगों से, हम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को बताना चाहते हैं कि ना यहाँ कोई टाइकून है प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी के टाइकून है वो सब आपके सामने हैं। हम लोग रियल इस्टेट एजेंट हैं, हम लोग जो है वो घर बना के बेचते हैं, हम आपको घर दिलाते हैं, हम जो है वो कमीशन जनरेट करते हैं। अब ये हमारा काम बिल्कुल बंद हो चुका है कराची से लेके खैबर तक।
अब अगर आप में से कोई भी जो है मज़ीद कोई सवाल करना चाहे या कोई और बात करना चाहे, हमने आपको तमाम अपनी तजवीज़ें जो है ये दे दी हैं, तो हम सब हाजिर हैं। जी मेरी नज़र से शायद ना सेक्टर है उसमें पहले टैक्स कितना था, मतलब मौजूदा बजट है उसमें कितना टैक्स आपने लगाया गया और ये फाइनेंस से लाया है, इसके बताइए क्या थोड़ा नादिर से बोलवा लें, नहीं ये टैक्सेस से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस सवाल का आपको जवाब भी देता हूँ, लेकिन मैं आपको इससे पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए बिस्मिल्लाह, असल में होता क्या है कि हमारे पिछले साल जो हमारी जी, मेरा नाम मोहम्मद नादिर होता है, मेरा ताल्लुक बेरिया टाउन कराची से है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जो पिछले साल है हमारी जो पिछली हुकूमत थी, जिन्होंने हमें 6% GDP ग्रोथ रेट था हमारा, जिसमें हमें एक एमनेस्टी दी गई थी कंस्ट्रक्शन को और रियल एस्टेट को। आपने देखा कि हम 6% GDP ग्रोथ रेट पे पहुंचे थे। इस पर टेक्सटाइल सेक्टर का और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। आप ये देखें कि हमारे में पोटेंशियल था कि हम इसको कर सकते थे। अब हुआ क्या है कि एक साल के अंदर हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन 40% इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 40% बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम मसाइल का शिकार हैं। हमारा रियल एस्टेट सेक्टर के जो प्राइसेस हैं वो 40 से 50% कम हो गए, जो हम मसाइल का शिकार हैं। होना तो ये था कि हम इस वक्त ICU में थे, हमें होना ये था कि हमें रेमेडी दी जाती है, हमें कोई पेन किलर दिया जाता है ताकि हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं और फिर हम मुल्क के लिए कुछ काम करते हैं। हम आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, टैक्स जनरेट करके देते हैं। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या, हम पे जाके मुसलसल टैक्स लगा दीजिएगा और जो हम ICU में थे हमें IMF के कहने पे बाहर हॉस्पिटल से बाहर ही फेंक दिया गया, हमें लावारिस कर दिया गया। हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा, हमसे किसी ने कोई राय नहीं ली। आज ये बताया कि हम 8% एक बाइंग सेलिंग के ऊपर टैक्स देते हैं और आप क्या चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में कितना दें। एक नॉन फाइलर 18.5% आपको टैक्स देता है, अब क्या वो 100% आपको दे दे? हम पे है क्या है गुंजाइश, मुझे बताएं, हम दे क्या आपको? हम अगर चलेंगे, हम कारोबार करेंगे तो देंगे। दुनिया पाकिस्तान के अंदर सेकंड बड़ी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है ना, वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, फर्स्ट एग्रीकल्चर में, सेकंड है। हम 2 करोड़ लोगों से वाबस्ता है, हम बिलियंस ऑफ डॉलर की इकनॉमी है, हम आपके GDP ग्रोथ में 12% देते हैं। आप लोगों ने डीम टैक्स के नाम पे 45 से 50 हज़ार रुपये हासिल करने के लिए आपने होम रेमिटेंस का बेड़ा गर्क कर दिया। आज $4 बिलियन आपके होम रेमिटेंस डाउन हो गई है, 1200 अरब का नुकसान हुआ है, वो आपको नजर नहीं आता। आपको 30-40 हज़ार रुपये चाहिए थे। अगर आप हमारे साथ बैठ के कोई पॉलिसी बनाते तो हम आपको 50 अरब कलेक्ट करके दे सकते हैं, हम आपके साथ कर सकते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करने के लिए उस पर एडवांस टैक्स के नाम पे 250 रुपये स्क्वायर फीट आपने कमर्शियल पे टैक्स मार दिया। मुझे बताया, ये जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री ऑलरेडी मुश्किल मराहल से गुजर रही है, उनसे जो यूनिट डिलीवर करने हैं वो हो नहीं रहे, आप उसमें मजीद टैक्स लेगा जा रहे हैं। IMF की लास्ट ईयर के जो 2020 की रिपोर्ट है उसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में 3.5 लाख घर हर साल हमें चाहिए, जो हम प्रोड्यूस करते हैं 2 लाख घर। इस वक्त ये हाल है कि हम 1 लाख भी प्रोड्यूस नहीं करते। ये एक मजीद बहरान है जो हमारे मुल्क की तरफ आ रहा है। वो खुद अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम 58 लाख हर साल हमारी है ना जो अपनी आबादी बढ़ जाती है। तो मुझे बताएं कि जब ये मसाइल ये खुद अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं तो इस तरह के टैक्सेस लगा के हमारा क्यों गला घोट दिया जा रहा है, हमें क्यों माशी कत्ल किया जा रहा है? अगर हमसे रेवेन्यू चाहिए तो हमें काम करने दिया जाए, हम काम भी ना करें, हम घर भी बैठ जाए, आपको रेवेन्यू दे, तो ये सिस्टम चलेगा कैसे, ये मुल्क चलेगा कैसे? मुझे ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बुरा हाल है, हमारा भी बुरा हाल कर दिया। हमारे लोग बेरोजगार हो गए, हमारे यहाँ 30 से 40% रियल एस्टेट बंद होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो गई है। ना कोई पूछने वाला है ना कुछ करने वाला, सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है कि IMF। तो IMF ने सब कुछ करना है तो मैं IMF के सामने बिठा दो, हम अपनी बात तो कैसे दें? उन्हें तो ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है, वो तो अपने बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। भाई उनको ग्राउंड रियलिटी बताओ कि क्या है, हमारा क्या रोल है। आप इंटरेस्ट रेट 22% करते तो इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा तो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी हुकूमत ही 5000 अरब हर साल ले लेती है, वही सबसे बड़ी लेती है। हम थोड़ी इंटरेस्ट रेट पर कोई काम कर रहे हैं, मुझे बताएं। तो इस तरह के जो फार्मूले उन्होंने बनाए हैं तो खुदारा उनको बताएं कि यार ये इस तरह मसले हल नहीं होंगे, इस तरह हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। आप 3 अरब रुपए डॉलर देके आप ये समझते हो कि आपने मुल्क को संभालिया? नहीं, हम आपके 9 महीने जाने के बाद हम ऐसे लड़का रहे होंगे कि आपसे 30 अरब डॉलर मांग रहे होंगे। हमें आप इस नगर में ना पहुंचाएं, हम मुल्क के मुहिब वतन लोग हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क को हम डिलीवर करें, हम उसमें अपना बेहतर रोल अदा करना चाहते हैं, हम रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। आपके डीप टैक्स लगाने की वजह से आप ये देखिए कैपिटल ऑफ फ्लाइट हो गया, लोग दुबई की तरफ, वो USA की तरफ, वो दूसरे कंट्री से तुर्की की तरफ चले गए। होना तो ये चाहता है कि आप ये डीम टैक्स खत्म करें, आप ये प्रॉपर्टी टैक्स को रिलीफ दें, आप ओवरसीज पाकिस्तानी को रिलीफ दे। जो 26 बिलियन डॉलर पे आगे वो वापस हम 30 बिलियन डॉलर पे लेके आए, उसकी जगह आप इस तरह के टैक्स लगा के इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे क्या हासिल हो जाएगा? साथ साथ मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे रेड जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है,
इसाक डार साहब की बड़ी मेहरबानी थी कि उनको हमने तो कुछ तजावीज़ पेश की थी हमारे शाहिद कुरैशी साहब ने, और उन्होंने मान ली थी। आपको ये बताओ, बजट से 4-5 दिन पहले उन्होंने हमें रिप्लाई दिया था कि हमने तजावीज़ मान ली, जिसमें हमने उनको रिक्वेस्ट की थी $2 लाख आप फी पाकिस्तानी को लाने थे। कम से कम 20,000 आदमी ये आपको पैसे ला के देंगे हर साल, आपके 5 साल में $20 अरब आ जाते, तो जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इससे कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आप एडवांस टैक्स रिमूव कर दें और उनको कोई सहूलत दे दें ताकि वो रेमिटेंस हम बने, हम दुनिया भर में रोड शो करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, हम कर सकते हैं। तीसरी उन्होंने उनको प्रपोजल दिया था कि भाई आप टैक्स जो है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इम्पोर्ट बेस है, तो आइए हम उस पर बैठते हैं कि हम किस तरह उसको एक्सपोर्ट बेस बना सकते हैं ताकि इम्पोर्ट से हमारी जान छूटे, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर भी चले। यही फार्मूला आज पूरी दुनिया अप्लाई करिए, यही फार्मूला हमसे 2 घंटे दूर दुबई अप्लाई कर रहा है, $5 लाख पे हमको गोल्डन वीज़ा दे रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चला रहा है। इसी तरह तुर्की कर रहा है, इसी तरह ग्रीस कर रहा है, यही पूरी दुनिया अप्लाई करिए। इसको हमने छोड़ा, वहाँ भी IMF है, IMF उनको भी अलाउ किया, तो हमें क्यों नहीं अलाउ कर रहा है? हम ये समझते हैं कि हमारा माशी कतल है, ये सारी चीज़ें बंद करके हमारे साथ बैठना चाहिए, और हमें टैक्स लगाने पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन टैक्स वो लगाए जिससे ना मुल्क चले, ना कि वो टैक्स लगाए जिससे हम शट डाउन हो जाए। थैंक यू। अच्छा जौहर इकबाल साहब, ये बताइए, अब मौजूदा गवर्नमेंट के जाने में जो रिपोर्ट आ रही है 15 से 20 दिन है, तो आप बजट को तकरीबन अब ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले, 2 महीने तो आप इतने अर्से तक खामोश रहे, जबकि बजट आ गया था और पूरी बजट वो छपी चुकी थी आपके सामने था, तो ये क्या बहुत आपने डिले नहीं कर दिया अपनी बात? नहीं सर, जिस वक्त से बजट आया है हम उस वक्त से जो है आपका गवर्नमेंट को जो है गाए बगाए जो है इन्फॉर्म कर रहे हैं। आज तक बजट का किसी भी किस्म का कोई SRO नहीं निकला प्रॉपर्टी की, ना 7E का निकला है, ना बाकी चीज़ों का निकला है, और इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि काम बंद हो गया है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, देखिए हमने जिस तरह से अभी नादिर ओज़ा ने कहा कि ये हमने तजवीज़ दी थी, जिसको बजट स्पीच में जो है इसाक डार साहब ने खुद कहा था कि $1 लाख जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेके आ सकता है, लेकिन ओवरनाइट जो है वो रात को उन्होंने 4 दिन बाद एक स्पीच की जिसमें ये ख़त्म कर दिया। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिन चीज़ों से रेमिटेंस बढ़ सकता है, जिन चीज़ों से जो है इंडस्ट्री चल सकती है, जिन चीज़ों से जो है रेवेन्यू जो है जनरेट हो सकता है, उन चीज़ों को चलने दें। हम तो पहले दिन से जो है ये इस चीज़ पे जो है अटल हैं। आपने देखा होगा कि जो पहली तकरीर थी बजट की, जो असेंबली में पेश की गई थी, वो कुछ और थी, और एक रात को खड़े होकर उन्होंने सब चेंज कर दिया। तो ये हम लेट नहीं हुए हैं और ना लेट होंगे। जब तक आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ शाना बशाना चलते रहेंगे। आप लोगों ने हमारी बात जो है वो आगे पहुंचानी है, क्योंकि हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है कि हम अपनी बात को जो है वो आगे पहुंचाएं। आप सहाफ़ी हज़रात हमारी बात आगे पहुंचाएंगे। हमारे जो है 3 जुलाई के लेटर्स का जो है आज तक जवाब नहीं दिया गया है, ना सूबाई सतह से, ना वफाक की सतह से। वो कहते हैं अभी तक कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है हमारे पास। 7E के ऊपर ही तमाम चीज़ों का अब आज तक जो है वो कुछ भी नहीं आ सका है। अच्छा, सेल परचेज में कितने % कमी है? सेल परचेज जो है अगर आप मुझसे एरिया वाइज पूछेंगे तो इस वक्त जो है वो बहरिया टाउन में 45 से 50% कमी आ गई है। DHA सिटी में भी 40 से 50% जो है रेट्स नीचे आ गए हैं। सेल परचेज तो हो नहीं रही, मैं रेट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जो प्लॉट अगर 1 करोड़ रुपए का था तो वो इस वक्त जो है 60 लाख रुपए का रह गया है। सेल परचेज तो आप जो है DHA में जाके पता कर लें, जहाँ 100 ट्रांसफ़र होते थे वहाँ दिन के 3 ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहे हैं। बायर ही नहीं है, सेलर तो मौजूद है लेकिन बायर नहीं है, डाउन हो गई है। अच्छा सर, ये बताइए कि कराची में जी देखिए, कराची में हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबरान हैं वो 25,000 हैं। हर ऑफिस के अंदर अगर आप इसको 5 से ज़रब दे दें, वैसे तो ऑफिस हमारे 25 से 30,000 हैं। देखिए SRB जो है, SRB के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग हैं, SRB में मुख्तलिफ उसके ऊपर मुख्तलिफ जोन में रजिस्टर्ड हैं। हम जी देखिए सुने, SRB जो है, SRB सर्विसेज चार्जेस है जिसको हम दे रहे हैं। इसके ऊपर भी हम पिछले 5 साल से जो है वज़ीर आला साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो SRB है वो 5% है, हमारे ऊपर 10% लगाया हुआ है। तो हम कहते हैं कि एक मैकेनिज़्म के थ्रू जो है ये आप चीज़ें कर लीजिए तो हर आदमी हाजिर है। हम 10% SRB दे रहे हैं।
25,422 और दूसरी बात ये कि आपका सेक्टर जो है प्रॉपर रेगुलराइज नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू अलग होती है, बुक वैल्यू अलग होती है, वहाँ पर कमीशन बीच में निकलता है, उसको देखिए बात ये है कि अगर हमें जो है गवर्नमेंट सूबाई सतह पर सहूलत दे तो रजिस्टर्ड होने में कोई कबात नहीं है। हमारे डिफेंस क्लिफ्टन से तकरीबन 70-80% रजिस्टर्ड भी हैं और हमारे एनटीएन होल्डर भी हैं। लेकिन मसला हमारा कहने का ये है कि हम चाहते ही हैं कि हमारे साथ बैठें, जिस तरह पंजाब में 0.5% लेते हैं इसी तरह हमसे भी जो है ये नेगोशिएट करें, क्योंकि अब तक वो आ ही नहीं सके। इस सिलसिले में हम 2016 से इसमें तकोदो कर रहे हैं कि ये हमारे साथ बैठ के निगोशिएट करें और करें। हम कोई भी हम लोग वैसे तो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम पे ये टैक्स लागू होता ही नहीं है। ये टोटल ये जो है ना, देखिए ये जो टैक्स है ये होता है लागू सेलर परचेज़र पर, जो प्रॉपर्टी सेल करने वाले परचेस करने वाले। हमने इनसे कहा था कि आप एक वाउचर बनाएं और रजिस्ट्रार ऑफिस में रख दें, वहाँ वो वाउचर हम खुद पे करके, हम लोग जिस तरह सीवीटी पे करते हैं, जिस तरह एडवांस टैक्स देते हैं, जिस तरह गेन टैक्स देते हैं, इसी तरह हम ये पे करवा देंगे परचेजर से। लेकिन अब तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया था, जो इनके कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया था कि हाँ जी हम ये कर सकते हैं, तो अब तक वो कर नहीं रहे। अगर करेंगे तो हम तो इनके साथ हैं, हम गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से साथ मिल के चलना चाहते हैं और रेवेन्यू भी देना, टैक्स भी देना चाहते हैं। लेकिन हमारी बात तो सुनी जाए। जी बोलिए सर। हमारा मैकेनिज़्म, हमारे 50 लेटर उनके पास पड़े हुए हैं। 2016 से हम इस तकोदो में हैं कि कोई हमारे साथ बैठ के, चेयरमैन तक तो हमारी रसाई होती है और उनसे मीटिंग होती है, लेकिन वज़ीर आला तक नहीं होती और हमारी बातचीत नहीं होती। अभी जैसे इन्होंने सब फरमाया कि स्टेक होल्डर से बैठ के जब मीटिंग करेंगे और कोई बातचीत करेंगे तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा और हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले और मुल्क की मैशत मजबूत हो। और यही सूरत हाल है, जैसे अभी ओज़ा भाई ने फरमाया, हमारे जौहर प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि जितने टैक्सेस लग रहे हैं इससे कारोबार नहीं चल रहा, मुल्क की मैशत को नुकसान हो रहा है और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और जितनी इंडस्ट्रीज़ से जुड़ी हुई है वो सब तबाही का शिकार है। मतलब पूरा पहिया जो है वो जाम हो रहा है और सारा नुकसान मुल्क की मैशत को हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, हम तो साथ हैं, हम तो इनकी टीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट टीम है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मार्केटियर हैं हम इनके गवर्नमेंट के, कि हम फिर ओवरसीज़ क्लाइंट लाते हैं और लोकल क्लाइंट लाते हैं और रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं गवर्नमेंट को। तो हम तो मार्केटियर हैं, फ्री के इनको मिले हुए हैं, कोई फैसिलिटी हमारे लिए है नहीं, ना हमें कहीं अभी तक रजिस्टर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जितने भी सहाफ़ी हज़रात, इन सब का बहुत शुक्रिया। डेफक्लेरिया के तहत ये जो हालिया बजट के अंदर जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस गैर मुनसिफाना और जो इसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शबखून मारा गया है, तो इसके ख़िलाफ़, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए डेफक्लेरिया, ऑल नाज़ाबाद, गुलशन मेमार, कराची की दीगर तमाम एसोसिएशन, बहरिया टाउन, सब यहाँ पर आज मौजूद हैं और आप सब लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेसिकली मेरे सामने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट राजा मदर साहब भी मौजूद हैं। 2016 के अंदर इसहाक डार साहब यही वाले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और आज भी वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उस वक्त भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी और आज जो है वो मुस्लिम लीग नून भी इस हुकूमत का हिस्सा है। उस वक्त भी इन्होंने रमज़ान मुबारक के अंदर शबखुन मारा था और पहली दफ़ा जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उन्होंने नाफिज़ किया, जो है वो गैर जो है वो मुनसिफाना तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही डेफक्लेरिया थी, पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन के साथ मिलकर कराची का मुकदमा लड़ा और सबसे पहली वैल्यूएशन कराची के अंदर FBR की, यही डेफक्लेरिया को एजाज़ जाता है कि उसने ये फिक्स किए। आज भी उसके सदर जनाब जौहर इकबाल साहब और दीगर हमारे जो सुदूर मुख्तलिफ एसोसिएशंस के यहाँ मौजूद हैं, वो सब इसीलिए जमा हुए हैं कि 7 साल पुरानी जो तारीख है दोबारा दोहराई जा रही है और इस तारीख के अंदर दोबारा से एक नया कानून शबखून 7E जो बताया हमारे जौहर इकबाल साहब ने और हमारे नादिर ओज़ा साहब ने कि एक ऐसा डीम रेंटल वैल्यू टैक्स प्लॉट के ऊपर कहाँ से कोई किराया ना आएगा कि जिसको ऊपर हम वो करेंगे, और उसको उन्होंने कंडीशनल कर दिया कि जब तक कि आप ये टैक्स नहीं भरेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसी के साथ हमारे एक सहाफ़ी ने पूछा कि अब पहले कितने टैक्स थे और अब कितने टैक्स हैं, तो 30 जून 2022 तक के जो टैक्स थे किसी भी प्लॉट के ऊपर ट्रांसफ़र करवाने के सिर्फ 2% टैक्स था, 1% ख़रीदार का टैक्स, 1% सेल करने का टैक्स। फिर 30 जून 2023 तक का जो टैक्स था वो इससे डबल हो गया, 2% ख़रीदारी का टैक्स, 2% बेचने वाले का टैक्स, और अब वो वाला टैक्स जो है वो 3% ख़रीदार, 3% बेचने वाला,
और फिर उसके बाद जो बिल्डअप प्रॉपर्टी होती है उसका 1% टैक्स होता है, और अगर वो डिफेंस की प्रॉपर्टी से हट कर हो पूरे कराची की तो 1% टाउन टैक्स होता है। यूँ 8% टैक्स जो पहले 3% हुआ करता था, आज हम बात कर रहे हैं 21 जुलाई को तो वो 8% है। ये है फाइलर का टैक्स, और अगर हम नॉन फाइलर की बात करते हैं तो वो 18.5% का टैक्स है। मेरा नाम आसिफ अब्दुल करीम है और मैं जो हूँ वो डेफ्टलेरिया का भी मेंबर हूँ, और कराची से DHA मुल्तान रियल्टर्स एसोसिएशन का नायब सदर भी हूँ मैं। और ये DHA मुल्तान, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर डेफ्टलेरिया नुमाइंदा जमात है डिफेंस और क्लिफ्टन की, तो ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में कराची के अलावा 7 और DHAs हैं, कुल मिलाकर 8 DHAs हैं। इनमें साउथ पंजाब का सबसे बड़ा जो DHA साउथ पंजाब का वो DHA मुल्तान है, और DHA मुल्तान तकरीबन बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अपनी तरक्याती कामों की वजह से, ग्रोथ के हिसाब से, अपने जो है वो एप्रिसिएशन के हिसाब से बहुत नुमाया मकाम रखता है। लेकिन आप देखें कि जो इस वक्त FBR का कि नामुनसिफाना गैर मुनसिफाना वहाँ की जो वैल्यूएशन है, इस पर मैं यहाँ पर आज इस डेफ्टलेरिया के एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस भरपूर एहतजाज करता हूँ, और हुक्काम बाला तक और FBR के तमाम मुतालिकीन तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि जो आपने मुल्तान DHA मुल्तान के अंदर जो अपने नामुनसिफाना तरीके से जो FBR की वैल्यूएशन नाफिज की हुई है, इससे पूरे पाकिस्तान की तरह मुल्तान का भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है काम, और इसको पूरे पाकिस्तान में रियल इस्टेट के काम को आपको बेहतर करने के लिए जो इक़दाम करने होंगे वो आप फिलफॉल करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़खर शब्बीर मेरा नाम है और मैं जनरल सेक्रेटरी गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन हूँ। देखिए, जिस वक्त हम सबको ये खुशखबरी मिली थी इस पूरे पाकिस्तान को कि ग्रे लिस्ट से हमें हटा दिया जा गया है, तो इसमें किसका किरदार था? इसमें रियल इस्टेट बिज़नेस कम्युनिटी का पूरा हाथ था। इसने सारे क़वानीन, सारी शराइत को पूरा करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया, और पूरे उसके अंदर जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें थी, तो हम तो समझ रहे थे कि अब रियल इस्टेट सेक्टर में आने वाली कोई भी गवर्नमेंट होगी वो इसको रिलीफ देगी। बजट में तकरीर भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन मेरे दीगर तमाम यहाँ बैठे हुए तमाम जो एसोसिएशन के नुमाइंदगान थे, उन्होंने अपनी अपनी बात पूरी करके इस पहलुओं से मुख्तलिफ अंदाज में वो डाला। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ कि रियल इस्टेट का काम बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इसके ख़त्म होने के नुकसानात क्या होंगे? बेरोज़गारी बढ़ेगी। नंबर 2, सबसे अहम काम ये कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू का टारगेट रखा है वो रेवेन्यू नहीं जमा हो सकेगा, क्योंकि जब ये काम ही नहीं होगा इन्वेस्टर कहाँ आएगा इसमें? इक्का दुक्का लोग, यानी 4, 5, 6, 10, 15% लोग अगर रियल बायर बन के अपनी ख़रीदो फरोख्त करेंगे तो वो तो हो जाएगी, लेकिन ये 80% लोग जो है इस शोबे से छोड़ देंगे और कुछ और शोबे का इंतखाब करेंगे, जो भी शोबा सॉफ्ट होगा, और नहीं तो लोग मुल्क से फिर चले जाएंगे। रियल इस्टेट का बिज़नेस ऐसा है कि इसमें पाकिस्तान के लोग बाहर भी जाके तुर्की में और भी मुल्कों में आप सबके इल्म में करते हैं। तो अगर इस मुल्क को इसका रेवेन्यू गवर्नमेंट ने ठीक तरह कलेक्ट करना है तो इसके लिए लाजमी है कि रियल इस्टेट बिज़नेस में आने वाले सरमाए को रोकने के बजाय उसके लाने के लिए मंसूबे बनाए जाएं, और ये सारे टैक्सेस जो लागू किए गए हैं अगर ये हटा दिए जाएं तो हम इंशाल्लाह हम ये पूरा इस मुल्क का जो भी रेवेन्यू टारगेट है, ये डॉक्टर साहब को यकीन दिलाते हैं कि वो अगर हमारे साथ बैठ के, हमारी एसोसिएशन, हमारी फेडरेशन और जो भी नुमाइंदगान हमारे जाते हैं उनके साथ बैठ के तय कर लें, तो हम इंशाल्लाह इस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात कोशिश करेंगे ताकि मुल्क के रेवेन्यू जनरेट हो। और बाकी ये कि अगर वो जो कुछ भी ताउन चाहेंगे, लेकिन शर्त यही है कि वो इन टैक्सेस को ख़त्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। दूसरा सवाल आपसे ये तब सवाल ये है कि अभी आप लोगों के ऊपर बात आई है टैक्स लगे तो आप परेशान यहाँ पर आ गए, लेकिन ऐसे बहुत से रियल इस्टेट एजेंट्स मौजूद हैं जो कि बिलखुसूस किराएदारों को हिरासा करते हैं, धमकियाँ देते हैं घर खाली करने के हवाले से, और इंतहाई संगीन धमकियाँ देते हैं। तो ऐसे रियल इस्टेट एजेंट्स के खिलाफ आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के नंबर आपके पास? देखिए, पहले हिस्से का जवाब तो ये है कि डीम रेंटल के ऊपर ऑलरेडी जो है वो तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स के अंदर केस हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जो है इस केस को जो है वो परसू नहीं किया, हमें डिटेन नहीं किया, तो हमारे पिटिशनर जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इंटरम जो है रिलीफ मिला हुआ है, अभी तक जो है ये डिसाइड नहीं हुआ है।
पंजाब हाई कोर्ट ने इसको जो है गैर मुनसफाना, गैर शरई देते हुए जो है कलादम करार देके ख़त्म कर दिया है। बलूचिस्तान कोर्ट ने जो है रिलीफ कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद इन तमाम कोर्टों, आज जो आपने सवाल किया कि हरासा करते हैं ये, तो अगर किसी भी जो है एरिया का अंदर रेंटल लिया हुआ शख्स जो ऑनर को हरासा कर रहा है, वो उस एरिया की एसोसिएशन के पास जाए। तमाम एरियाओं के अंदर जो है वो एसोसिएशन मौजूद हैं। गुलशन इकबाल की अपनी है, मेवार की अपनी है, बहरिया में अपनी है, नाज़ाबाद, उसके अंदर वो जाए, वो अपना टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो जमा कराए। देखिए, आपके इल्म में है कि पिछले 5 साल से हम इस चीज़ को जो है, अभी कहा फ़खर भाई ने कि हम सब कुछ गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। DNASBP में कौन रजिस्टर्ड हुआ है? रियल इस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड हुआ है। आपने आज तक सुनारों को रजिस्टर्ड नहीं किया, आपने आज तक जो है मनी चेंजर्स का जो है वो नहीं है, लेकिन DNASBP हम जो है वो कर रहे हैं। मतलब टेररिस्ट फाइनेंसिंग अगर हो रही है तो रियल इस्टेट एजेंट की जिम्मेदारी है कि उसको पकड़ के गवर्नमेंट को दे। हम लोगों ने रिस्क लिया हुआ है, हम रजिस्टर्ड हुए हैं, SRB हम दे रहे हैं, ठीक है, हम गैर मुनसफाना सारे टैक्सेस दे रहे हैं, पूरी एसोसिएशनें चला रहे हैं, लोगों की वेलफेयर कर रहे हैं, लोगों के केसेस निपटा रहे हैं, थानों के अंदर इम्प्लीमेंट करा रहे हैं अपने रेंटल एग्रीमेंट को लेके जाके। ये सवाल कर देना आसान है, लेकिन आप मेरी जगह आके बैठे तो आपको पता चलेगा कि रात दिन हम जब किसी भी एसोसिएशन के सदर या जनरल सेक्रेटरी बनते, हमारे ऑफिस को ताले लग जाते हैं। रात दिन कभी 12 बजे किसी को उठा लिया गया है, कभी किसी को हो गया है। अभी आपने देखा है कि जी वो गाड़ी जो बम ब्लास्ट के अंदर इस्तेमाल हुई है वो चोरी होके गई थी, तो आज जिनके वहाँ से चोरी की रिपोर्ट है उनका क्या हाल है। तो यही हालात हमारे होते हैं कि जहाँ पर भी आपको हर चीज़ का इल्म है कि हम रेंटल एग्रीमेंट को जो है वो पुलिस से करवा रहे हैं कि भाई ये हमने रेंटल किया है, उसके बावजूद भी अगर कोई हादसा हो जाता है तो भी हम खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, कोई किसी को हरासा नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे टेनेंट के लिए तो बहुत सख्त कवानीन है, उसकी जांच पड़ताल भी होती है, उसके बायोमेट्रिक भी होता है रेंट पे देने के लिए। अगर इसके अलावा कोई आप लोगों का सवाल है तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।